अच्छा, अब आप नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, उसमें आपको जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, ठीक है, आपको ब्रांचेस डिफरेंट जो है आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, ठीक है, ये इजी है और इसमें याद रखिए आपको याद नहीं करना, आपने जैसे इसमें आइडेंटिफाई करना है। जिस तरह लास्ट टॉपिक था तो उसमें तो आपने एग्जैक्ट डिफिनेशंस को याद करना था, इसमें याद नहीं करना है, इसमें आपको सेंटेंस वो देंगे, आपने जस्ट उसको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। जिस तरह अब ये जो यहाँ पे सॉल्व दिए हुए उसको हम देख लेते हैं पहले, फिर जो सॉल्व नहीं है उसका मैं मेथड आपको बताता हूँ। अच्छा, जो ये सॉल्व किए हुए तो इन्होंने जो आंसर लिख के हुए किस बेस पे है, ठीक है, तो उसको कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया, इस तरह आपको मैं बताया। पेज नंबर 8 पे आपको जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें आप देखें एक कंपाउंड को यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं, वो है विनेगर, ठीक है, विनेगर को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और विनेगर क्या है उन्होंने लिखा हुआ है उसके बारे में। और उसमें याद रखिए जो उन्होंने जो फर्स्ट पैराग्राफ इसका लिखा हुआ है वो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उसमें डिफरेंट MCQs आ सकते हैं, ठीक है। जिस तरह सबसे पहले विनेगर के बारे में ये लिखा हुआ है कि ये क्या है, ठीक है, तो उसमें याद रखिए 5% इसमें एसिटिक एसिड होता है। अब याद रखिए ये जो 5% लिखा हुआ है ये MCQs में अब पहले भी आ चुके हैं और आ सकते हैं पेपर में कि ये जो विनेगर है ये कितने % एसिटिक एसिड है, तो ये 5% एसिटिक एसिड है। 5% का मतलब ये होता है कि इसमें याद रखिए सिर्फ 5 जो है वो एसिटिक एसिड है, बाकी जो है 100 में से 95 जो है इसमें वाटर होता है, ठीक है, मतलब बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में है ये, ठीक है, विनेगर जिसको हम फूड में यूज़ करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। दूसरा याद रखिए ये कलरलेस है, ये नेक्स्ट इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसका कलर कोई नहीं है, अगर कोई कलर है तो इट मीन्स याद रखिए इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड की गई है, इसका जो नेचुरल वो कलर है वो कोई नहीं है। दूसरा याद रखिए कैरेक्टरिस्टिक विनेगर लाइक स्मेल, इसकी जो स्मेल है वो विनेगर की अलग एक स्मेल है जो किसी चीज़ के साथ मैच नहीं होती, तो इस वजह से लिखा हुआ है विनेगर लाइक स्मेल। दूसरा है कि फूड में ये यूज़ होते हैं, फ्लेवर के तौर पे ये यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है और ये जो इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसको भी आपने देख के इसमें से MCQs आ सकते हैं। जिस तरह एसिटिक एसिड जो है ये कलरलेस है या रेड कलर है, वाइट है, कौन सा कलर में आते, तो वो याद रखे, वो आपको इसका कलर पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी कंपाउंड को कहते हैं हम अगर डिफरेंट एंगल से स्टडी करें, ठीक है, इस कंपाउंड को डिफरेंट एंगल से अगर हम स्टडी करें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट ब्रांचेस जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि जो ब्रांचेस आपने पढ़ी ये उनकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उनको फर्दर क्लियर करने के लिए आपको ये दिया गया है। जिस तरह सबसे पहले जो उन्होंने बताया हुआ आपको, ठीक है, उसके आखिर में उन्होंने लिखा भी है कि ये कौन सी ब्रांच है। जिस तरह लिखा हुआ कहते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट। अगर इसी एसिटिक एसिड को, ठीक है, अगर हम कन्वर्ट कर दे, ठीक है, इसको, ये वैसे इसकी याद रखिए फॉर्म क्या है, ये लिक्विड फॉर्म है, इसको अगर हम सॉलिडिफाई करें, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या इसको हम हीट करके गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो ये देखिए इसके अंदर हम चेंजेस ला रहे हैं, तो ये कहते हैं कौन सी ब्रांच में आएगा, ठीक है, तो याद रखिए इसके साथ लिखा है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। अब ये कैसे उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री लिख ली है, ठीक है, तो उसकी रीज़न देख ले। लिक्विड स्टेट है, ठीक है, उसको सॉलिड या गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी फिजिकल चेंज उसमें हम ला रहे हैं। याद रखिए किसी भी मैटर के अगर हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये याद रखिए फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्यों, इसका आंसर लिखा हुआ है क्योंकि इसकी फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहे हैं, लिक्विड से हम गैस में या लिक्विड से हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये याद रखें। अब इसमें आपको जैसे पहले बताया कंप्लीट सेंटेंस नहीं याद करना आपने, ठीक है, इसमें जस्ट आपने इसको रीड करके ये देखने के उसके अंदर जो है वो क्या चीज़ ये बता रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ से आइडेंटिफाई हो गया। दूसरे एक और भी इसमें जो है आपके लिए हिंट है जहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कौन सी ब्रांच है, और वो है लॉज एंड थ्योरीज, उसका भी जिक्र आया है इसमें, ठीक है, लॉज एंड थ्योरीज का भी जो है यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। और ये लॉज और थ्योरीज जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो आपको ब्रांच उन्होंने दी है, तो उसमें याद है कि ये जो फिजिकल केमिस्ट्री लिखा हुआ है ये वहाँ पे नहीं लिखा होगा, आपने जो है वो इसका आंसर ये लिखना है। और इसमें रीज़न नहीं बतानी होती, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, रीज़न नहीं है, जस्ट सेंटेंस लिखा होगा, लास्ट में आपने इसमें सिर्फ ब्रांच का नाम लिखना है।
अच्छा, ये तो फर्स्ट उन्होंने आपको दिए इस कंपाउंड के बारे में। दूसरे जगह देख लें, अब इसमें नेक्स्ट लिखा है दूसरे के, अगर इस कंपाउंड को हम स्टडी करें, ठीक है, इसमें लिखा है सिंस दिस इज़ ए कार्बन कंपाउंड इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड स्टडी ऑफ इट्स फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। और इसमें अगर हम डिस्कस करें इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर इसका हम देखें और इसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें, फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये अगर हम स्टडी करें तो अब वो कह रहे हैं कि ये कौन सी ब्रांच में आएगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। अब वजह देख ले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों है, तो रीज़न सिंपल सी है, कहते हैं कि क्योंकि ये कार्बन कंपाउंड है। तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को अगर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो इस वजह से याद रखिए इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड करेंगे और इस वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे इन्होंने आंसर इसका लिखा है। तो ये सेकंड नंबर पे आपके पास है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इस वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। इसी तरह आते हैं इसमें थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं और थर्ड में ये लिखा है स्टडी ऑफ इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर इस कंपाउंड का फार्मूला देखें, ये इसका फार्मूला है एसिटिक एसिड का, इसमें अगर हम ये स्टडी करें कार्बन है कितना है, हाइड्रोजन है कितना है, ऑक्सीजन है कितना है, ठीक है। तो ये आप देखिए इसके हम कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। अब पहले हम डिस्कस कर रहे थे एज ए होल कंपाउंड डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गया। अब इसकी कंपोनेंट्स तो हमने याद रखे पढ़ा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए ये ऑल एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से इस वजह से इन्होंने कहा कि ये क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आएगा, ठीक है। इसकी वजह क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो क्योंकि सारे एलिमेंट्स आ गए तो इस वजह से ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। अगर आप देख ले तो आगे भी इसमें कोई डिटेल लिखी हुई है, लेकिन डिटेल के बिल्कुल मिड में उन्होंने आपको आंसर लिख दिया है। उसकी वजह यही है कि इसमें यहाँ से पता चल गया कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑल एलिमेंट्स जो है वो आ गए इसमें। अच्छा, फोर्थ इसमें देख ले बायोकेमिस्ट्री का एक उन्होंने दिया है और उसमें लिखा है केमिकल रिएक्शन दैट एसिटिक एसिड अंडरगो इन द बॉडीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। यही एसिटिक एसिड जो ये अगर ह्यूमन बॉडी में चला जाए, जिस तरह फूड में हम यूज़ करें इसको, तो ये ह्यूमन बॉडी में जाएगा, स्टमक में जाएगा, वहाँ इसके ह्यूमन बॉडी के अंदर इसके अंदर चेंजेस आती जाएंगे, ठीक है। तो वो जो चेंजेस हैं तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर लिविंग थिंग्स के अंदर कोई भी चेंज आए तो वो किस में आते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री में आता है, ठीक है। तो याद है कि लिविंग थिंग्स के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो किसी कंपाउंड की वजह से या बॉडी के अंदर कोई चीज़ आती है तो वो याद रखिए वो बायोकेमिस्ट्री में आती है। ये जो है आपके फोर्थ जो आपका ब्रांच है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। याद है कि यही चीज़ें हम नेक्स्ट में भी देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में भी, वहाँ भी अब भी आपको इसी तरह दिए होंगे और आपने उसको करना है इस तरीके से, ठीक है।